नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए जो है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग को जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मोड पे समझ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल, सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट और पाइथन के कंप्लीट प्रोग्रामिंग के लेक्चर और उनके साथ उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज चैनल पर विजिट करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक वाइज जो है वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहें साथियों, ताकि आप एग्जाम तक अपने अच्छे खासे तरीके से जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं। ठीक है, ताकि एग्जाम में उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए तो उनको आप आसानी से अटेंड करके उनका आंसर दे पाए। ठीक है, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा कि भाई वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो लास्ट में इसको लाइक और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना, सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, इन फंक्शंस के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, किस किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है अपने प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो वो सारे कुछ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फंक्शंस इंट्रोडक्शन, यानी फंक्शंस का जो परिचय है वो देख लीजिए आप। सी प्लस प्लस फंक्शन जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स का एक समूह होता है। ठीक है, हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होता ही है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने शुरू से ही बताया था कि हर एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना अनिवार्य होता है, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। कुछ फंक्शंस भी आप अपने हिसाब से जो है कॉल कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। जहां पर फंक्शंस की जरूरत होती है वहां पर फंक्शन कॉल कर लिया जाता है। अच्छा, अब मोटे तौर पर अगर इसकी चीज का अगर मैं आपको बताना चाहूं सॉल्यूशन कि आप फंक्शन यूज क्यों करते हैं, सबसे बड़ा बात ये होता है। मान के चलिए कि मेरे पास ये यहां पर 4 लाइन का कोई कोड है जो क्या करता है, किसी दो वेरिएबल को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अब मुझे क्या है कि इसी कोड को बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर जो है यूज लेना पड़ता है। अगर मैं ये 4 लाइन लगभग अपने प्रोग्राम में 5 से 6 बार अगर यूज कर लूं तो ये यहाँ पर जो है लगभग 28 लाइंस को जो है ये क्रिएट करेगा। अगर इसी को मैं 6 बार यूज करूं तो इन 4 लाइन के जो कोड है इनको, अब इससे क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी जो लेंथ होगी वो बड़ी हो जाएगी। अगर उसके अंदर कोई मान लो कोई एरर वगैरह आती है तो उसको फाइंड करने में भी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतने सारे कोड को लिखने में भी मेरा बहुत टाइम जो है बर्बाद होगा, और प्रोग्राम का जो फाइल बनेगा उस फाइल का साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुत ही शानदार इलाज है, वो है आपका फंक्शन। आप क्या कर सकते हैं, इन 4 लाइन ऑफ कोड का एक क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी आपको इन लाइंस का वापस यूज करना है तो वहां पर सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो फंक्शन का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, फाइल का साइज भी छोटा हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई एरर वगैरह फाइंड होती है आपको, अगर एरर वगैरह आ जाती है तो उसको भी आप जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आप किस प्रकार से इनको यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो फंक्शंस का आपको सारा का जो है आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा। अब बात करते हैं फंक्शंस के क्या फायदे हैं। अभी जस्ट हमने पढ़े थे वही है सारे के सारे। हमें कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, प्रोग्रामर का समय भी इससे बचता था, क्योंकि बार बार इतने सारे कोड की लाइन जो है वो लिखने में उसका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोग्राम में कहीं पर एरर आ जाए तो आसानी से उसको निकाल सकते हैं, और जहां पर हमें जरूरत हो तो फंक्शन को सिर्फ बार बार हम जो है कॉल करके उसका यूज ले सकते हैं, सारे कोड को वहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप इससे पहले आपने CLR NCR देखा होगा, गेट चेंज फंक्शन आपने देखा होगा। तो देखो उनके अंदर भी बहुत सारे लाइन ऑफ कोड थे, लेकिन हमें सिर्फ वहां पर गेट चेंज लिखने से सारा काम अपना हो रहा है, CLR NCR लिखने से सारा कंसोल क्लियर हो रहा है। तो उसके अंदर का जो कोड है बार बार अपन को लिखना नहीं पड़ा है। अब बात करते हैं फंक्शन किस प्रकार का होता है। तो देखो फंक्शन एक विशिष्ट नाम होता है। फंक्शन की शुरुआत में उसका नाम, बाद में 2 पैरेंथेसिस और फंक्शन के स्टेटमेंट के 2 कर्ली ब्रेसेस होते हैं, जिसके अंदर अपने फंक्शन की बॉडी को लिखा जाता है। मैं भी आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा किस प्रकार प्रैक्टिकली समझते हैं। अब बात हम करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें देखिए। फंक्शन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपके इनबिल्ट या प्री डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, जो फंक्शंस पहले ही सी प्लस प्लस के अंदर है, डिफाइन कर रखे हैं, तो उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड। अगर यूजर को इनके अलावा भी अपने अनुसार कोई फंक्शन क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप वो यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करता है, यानी वो खुद अपने अनुसार ऐसे फंक्शन जिसको यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद क्रिएट करता है वो होता है यूजर डिफाइंड। और ऐसे फंक्शन जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में पहले से क्रिएट होते हैं हेडर फाइल के अनुसार, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड या इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, तो देखो ये फंक्शंस प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। यही लाइब्रेरी फंक्शन भी कहला जाता है क्योंकि ये पहले ही सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है ना,
और हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग हेडर फाइल को हमें यूज में लेना होता है। जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था, स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन यूज ले रहे थे तो उसके लिए stdio हेडर फाइल यूज ले रहे थे। लेकिन बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इसके अंदर, तो जैसे गेट ch का यूज करें तो गेट ch आपको जैसे यहाँ पर conio.h हेडर फाइल के अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको आगे देखने को मिलेगी, strlen की है, ठीक है ना। सी आउट का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और हेडर फाइल में होता है। जो भी आपका फंक्शन का जो डिक्लेरेशन या डेफिनेशन जो होता है वो हेडर फाइल के अंतर्गत होता है। C++ में बहुत सारे हेडर फाइल हैं, इनमें अलग अलग फंक्शन ग्रुप करके रखे गए हैं। जैसे मैथ के फंक्शन है तो math.h है, ग्राफिक्स के लिए या विंडोज के लिए जो है वो आपके windows.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो उनको अलग अलग ग्रुप या आप बोल सकते हैं अलग अलग हेडर फाइल्स के अंदर जो है डिफाइन करके रखा जाता है, ठीक है। प्रोग्रामर चाहे तो अपना खुद का भी हेडर फाइल बना सकता है, ठीक है ना। वो आगे हम आने वाले एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे सारा कुछ। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं सी आउट और strlen के बारे में। सी आउट एक ऑब्जेक्ट ostream.h इस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है। अगर प्रोग्रामर इंक्लूड ostream.h, ठीक है ना, ये प्री प्रोसेस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करता है तो वो सी आउट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये iostream.h के अंदर है। बात अगर करें strlen की, स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करने वाला, आपको ये मैंने लास्ट वाले सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी पूरा बताया था। इसके लिए हम string.h हेडर फाइल का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, ये पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी हम C++ के अंदर जब इसके टॉपिक आएंगे सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये string.h यूज नहीं करेंगे अगर प्रोग्राम में टॉप के ऊपर, तो वहां पर हम जो है यहाँ पर strlen फंक्शन को भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी होता है कि भाई इससे संबंधित हेडर फाइल को भी यूज करें। अब बात करते हैं अगर C++ के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, तो फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर तीन जो है इसके पार्ट्स होते हैं। एक तो था फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है ना, फंक्शन को बनाना, जो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा था। फिर हम उस फंक्शन का जो है करते हैं कॉलिंग, उसके बाद उस फंक्शन के अंदर आप डेफिनेशन कर सकते हो। इनको आप किसी भी लेवल पे चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बीच में बाद में कहीं पर भी आप कर सकते हो, लेकिन ये पार्ट्स आपको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, डिफाइन कर दिया तो उसके बाद उसको कॉल भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ होता है, आप डिक्लेयर करके उसके बाद ही आप उसको कॉल कर सकते हो, प्रोग्राम के अंत में उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका लेवल कहीं पर भी रख सकते हो आप। अब देखो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है उसके बारे में देखो। तो फंक्शन क्रिएट करते वक्त कंपाइलर को ये बताते हैं हम कि फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, फंक्शन को डिक्लेरेशन कहते हैं। जैसे आप बताते हैं उसको पहले कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो इस बारे में है या ये फंक्शन इस प्रकार का है, तो उसको हम नॉर्मली से लैंग्वेज के अंदर कहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है ना। अब फंक्शन का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स अगर देखा जाए तो देखो रिटर्न टाइप लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, रिटर्न टाइप, उसके बाद लिखेगा उस फंक्शन का नेम, उसके बाद उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। फंक्शन डिक्लेरेशन के आप चार भाग होते हैं, जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है स्पेशली उसके भी चार भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर एक होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर या आर्गुमेंट जो भी आप पास कर रहे हैं वो, और सेमीकोलन लास्ट में जो उसको ऑफ करने के लिए काम में आता है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, देखो हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, वो नल हो या फिर न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आप इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी मान सकते हो या फिर कैरेक्टर भी मान सकते हो। तो ये किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करेगा उसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं इजी से लैंग्वेज के अंदर। फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड डिफॉल्ट होता है, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप जो होता है वो डिफॉल्ट कौन सा होता है, वॉइड होता है, नल। फंक्शन का रिटर्न टाइप प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट में जरूर होता है। अब फंक्शन के नेम के अंदर देखा तो वो चीज है कि फंक्शन का आप किस प्रकार का फंक्शन बना रहे हो उसके नाम के ऊपर आपको जो है ये चीजें रखनी है। जैसे आप कोई दो संख्याओं को जोड़ रहे हो तो वहां पर ऐड फंक्शन का नाम रख सकते हो। देखो फंक्शन का जो नाम रखते हैं उसके अंदर भी एक चीज ये क्लियर रखनी चाहिए अपने पास कि जिस प्रकार का आप अंदर जो है ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आप फंक्शन का नाम रखें, जिससे आपको कॉल करते टाइम और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके हेल्प करती है। भाई फंक्शन का जैसे काम अब आप मान के चलो कि कर रहे हो वहां पर ऐड करने का ऑपरेशन, और बार आप डिवाइड नाम से फंक्शन बना रहे हो तो वो एक गलत जो है इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है ना। वहां पर एरर नहीं आएगी लेकिन वो आपके लिए गलत होता है। और उसके अंदर फंक्शन के अंदर आप जब नाम वगैरह रखते हो तो वो सारा आप ध्यान रखें कि उसके अंदर पे जो आप जैसे ऊपर आपने ए बड़ा लिखा, ठीक है ना, कैपिटल में ए और डी लिख दिया और कॉल करते टाइम फिर आपको छोटा ए लिख के वहां पर कॉल कर रहे हो तो वो भी एरर देगा। तो सारी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ये फंक्शन नेम के अंतर्गत आता है। फिर पैरामीटर या आर्गुमेंट के अंदर देखो फंक्शन के आर्गुमेंट डेटा टाइप होते हैं तथा फंक्शन के आर्गुमेंट डेटा टाइप्स होते हैं या डेटा टाइप के उनके वेरिएबल के नाम होते हैं, ठीक है ना। जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो आपके आर्गुमेंट के रूप में पहचाने जा सकते हैं। यूजर किस प्रकार की वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के जरिए रिसीव करना चाहता है ये फंक्शन के आर्गुमेंट में डिक्लेयर करना पड़ता है। जो आर्गुमेंट होंगे उसके अंदर डिक्लेयर करेगा। अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल भी समझेंगे। सेमीकोलन से आपको पता ही होगा उस फंक्शन को जो है ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है। सिंटैक्स को बंद करने के लिए भी यूज होता है। जैसे इसका सिंटैक्स अगर सिंपली सीधे कि हम 2 पैरामीटर्स के साथ हो, देखो पहले लिखेंगे हम यहाँ पर आप अपना जो डेटा टाइप है फंक्शन का जो टाइप है
ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नेम, जैसे मैंने लिखा ऐड। अब उसके अंदर देखो दो पैरामीटर या आर्गुमेंट देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने लिए एक तो इंटीजर ए और इंटीजर बी, दो वेरिएबल के नाम, उसके टाइप भी मैंने साथ में लिख दिए हैं, ठीक है ना। और अगर आप विदाउट पैरामीटर या आर्गुमेंट के देना चाहते हैं तो वहां पर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये विदाउट हो जाएगा, ठीक है ना। और वन पैरामीटर देना चाहते हैं तो आप इस प्रकार एक लिख दीजिए, दो लेना चाहते हैं तो कोमा करके आप लिख सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, जितना चाहे आप इसके अंदर कोमा करके दे सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ जो था वो था आपके फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। जो फंक्शन का आप डिक्लेरेशन देख रहे थे उसके बारे में था। अब फंक्शन का कॉलिंग देखिए, जिसके बाद आपको जो है इसको प्रोग्राम के अंदर समझने में आसानी रहेगी। फंक्शन और कॉलिंग के अंतर्गत होता क्या है बेसिकली कि आप जो फंक्शन आपने बनाया है पहले, ठीक है ना, तो उसको आपको कॉल करना पड़ता है। फंक्शन कॉलिंग में सिर्फ फंक्शन का नाम, फंक्शन के आर्गुमेंट और सेमीकोलन दिए होते हैं। नीचे दिए हुए एग्जांपल फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, जैसे तो फंक्शन का नाम ऐड है और फंक्शन को दो पैरामीटर मतलब ए और बी पास किए गए, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा था, ठीक है ना। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का कोई भी महत्व नहीं रहता। भाई कॉल करेंगे तभी तो उसका कोई महत्व रहेगा। भाई आप बना किसके ले रहे हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए, और यूज करने के लिए फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब आपको देखो फंक्शन अगर कॉल करना है पैरामीटर के साथ, जैसे मैं मल्टीपल जैसे दो पैरामीटर को यूज करके उसको कॉल करना चाहता हूं, तो मैं पहले फंक्शन का नाम लिखूंगा, उसके अंदर अपने पैरामीटर्स को पास कर दूंगा। और विदाउट के लिए आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर एक आप पैरामीटर देना चाहते हैं तो इस प्रकार आप दे सकते हैं, मल्टीपल के लिए कोमा करते जाइए और इसके अंदर आप पैरामीटर देते जाइए। अब फंक्शन का डेफिनेशन जो होता है, देखो ये तो डिक्लेयर किया हमने, फिर उसके बाद उसको कॉल भी कर लिया। अब उसका डेफिनेशन किस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आप पहले लिखेंगे आप यहाँ पर रिटर्न टाइप, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आप फंक्शन का नेम, उसके अंदर आप पैरामीटर को पास करेंगे। इसके अंदर आप फंक्शन की जो भी बॉडी है वो लिख के आप करली ब्रेसेस से इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन जो होती है उसके चार हिस्से होते हैं। जो फंक्शन डेफिनेशन हमने यहाँ पर की थी उसके चार हिस्से होते हैं। एक होता है रिटर्न टाइप, अभी जस्ट आपको बताया किस प्रकार का आप रिटर्न करना चाहते हो। फिर आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर क्या पैरामीटर या आर्गुमेंट देना चाहते हो वो, और लास्ट चौथा होता है जो आपके फंक्शन की बॉडी होती है, यानी इसके अंदर आप क्या चीजें करवाना चाहते हो। जैसे मैं एक ऐड है जिसके अंदर एक्स और वाई को पास कर रहा हूँ। अब इस एक्स और वाई को जो है मैं लास्ट में इंटीजर जेड के अंदर क्या कर रहा हूँ, ऐड करके इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और जब प्रिंट करूंगा तो वहां पर जेड के अंदर यहाँ पर ये जो मान जुड़ा है वो वहां पर पास हो जाएगा। अब हम इसका एक कंप्लीट एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर समझते हैं इसके किस प्रकार से यूज किया जाता है। उससे पहले मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दें। चलिए चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर। तो साथ ही यहाँ पर अब एक मैं जो है सिंपल सा इस प्रोग्राम को टाइप कर लेता हूँ आपके सामने। पहले टर्बो सी को, ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर कोड को अपने जो है टाइप कर देते हैं। न्यू फाइल जो है मैंने ओपन कर ली है। अब इसके अंदर जो है मैं अपने प्रोग्राम को लिखने जा रहा हूँ, तो एक बार आप समझ लीजिएगा सभी। तो यहाँ पर पहले अपने जो है यहाँ पर हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, और उसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल ले रहे हैं इसके अंदर, वो है अपनी हैज इंक्लूड ऑन आईओ डॉट एच, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं void, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले नम, ये डिस्प्ले नम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, डिस नम से कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर हम दो ले रहे हैं पैरामीटर n1 कोमा इंटीजर n2, ठीक है। ये दो मैंने ले लिए इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर हम जो है इसके अंदर कर देते हैं सी आउट करके, दोनों को पहले प्रिंट कर देते हैं। सी आउट कर दीजिए और यहाँ पर आप कर दीजिए द इंट नंबर इच, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं n1 को, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप समझो कि किस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से कॉल किया जाता है, ठीक है। वो सारा कुछ होता है द डबल नंबर इज, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं n2 को प्रिंट, ठीक है। अभी n2 के अंदर कोई वैल्यू दी नहीं हमने, ठीक है, तो उसको हम बाद में जो है इसके अंदर यहाँ पर मैंने इसको प्लॉट करना है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से फ्लॉट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इस फंक्शन की बॉडी को। उसके बाद मैं यहाँ पर मेन फंक्शन को ओपन कर रहा हूँ, अपना जो मेन फंक्शन है प्रोग्राम का, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर जो है मैं इंटीजर n1, ठीक है, और इसके अंदर मैं मान दे देता हूँ जैसे 5,
उसके बाद मैं ले रहा हूँ इंटीजर सॉरी फ्लोट, और यहाँ पर n2 करके इसके अंदर एक मान दे देता हूँ जैसे 5.5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है हम फंक्शन को करते हैं कॉल। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे डिस नम, और उसके अंदर हम n1 n2 को पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न 0 कर देते हैं, गेट ch को यूज कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, जिसके बाद आपको मैं समझाने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हम जो है पहले इसमें गेट ch को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, जिससे अपना आउटपुट जो है वो क्लियर है। बाकी सारा कुछ अपने हो चुका है यहाँ पर टाइप, ठीक है, प्रोग्राम यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर एक /n को भी डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए द इंटीजर नंबर इज 5 एंड द फ्लोट नंबर इज 5.5। देखिए यहाँ पर हो क्या है, मैंने एक void diss num का फंक्शन मैंने जो है यहाँ पर बना दिया है, उसके अंदर मैंने इंटीजर n1 और n2 को यहाँ पर इसके अंदर दे दिया है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है इस बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर इंटीजर नंबर को यहाँ पर मतलब एक काम किया जिसमें मैंने पहले इंटीजर नंबर को प्रिंट करवाया n1 के थ्रू, और फिर फ्लोट नंबर को प्रिंट करवाया n2 के थ्रू, ठीक है। फिर गेट ch से यहाँ पर ये आपको पता होगा ये आउटपुट के लिए अपन के काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर CLR SCR फंक्शन को यूज किया मैंने मेन फंक्शन के अंदर, जो पुराना कंसोल का जो है रिजल्ट क्लियर करने के लिए। अब मैंने इंटीजर का n1 का मान दिया है 5 और फ्लोट n2 का दिया है मैंने 5.5। फिर मैंने डिस नम के अंदर n1 और n2 को यहाँ पर जो है कॉल कर लिया। अब n1 और n2 के अंदर जो मैंने मान यहाँ पर दिया है वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखो n1 का मान 5 और n2 का मान 5.5 आपके सामने आ रहा है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप समझ सकते हो फंक्शन को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, किस प्रकार से कॉल किया जाता है। यहाँ पर फंक्शन को हम जो है कॉल कर रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक है, डिस नम जो आपके सामने लिखा हुआ है n1 n2। तो यहाँ पर तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और सबसे ऊपर जो हम बना रहे हैं void डिस नम, उसके अंदर इंटीजर n1 और फ्लोट n2 को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वहां पर हम जो है नंबर को डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन के अंतर्गत आता है यहाँ पर। तो आई होप आपको यहाँ पर ये आसानी से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं किस प्रकार से यूज में लिया जाएगा। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके बाद, वो है अपना कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस के बारे में क्या है। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। देखो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस सीखने से पहले हम पैरामीटर्स को समझते हैं क्या होता है। तो फंक्शन में दो प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल पैरामीटर्स और एक होता है एक्चुअल पैरामीटर्स। अभी आपने देखा होगा ऊपर मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी थी, तो इसमें फॉर्मल भी होता है, एक्चुअल भी होता है। तो फॉर्मल कौन से एक्चुअल कौन से होते हैं, तो वो समझने के बाद हम आगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो पैरामीटर्स फंक्शन के डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में ही लिखे जाते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। जैसे मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूं, यहाँ पर ये डिफाइन करता हूं, उसी टाइम मैंने उसके अंदर जो है पैरामीटर को दे दिया है, तो वहां पर वो क्या कहलाएंगे, आपके फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिया कि यहाँ पर कि मैंने void swap नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर ही मैंने इंटीजर x और y को यहाँ पर इसके अंदर पास कर दिया है, तो ये फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। फिर यहाँ पर इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर मैंने a और b लिया है, ठीक है ना, और void swap के थ्रू मैंने a और b को यहाँ पर स्वैप कर रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल था जिससे आपको समझाया मैंने ये फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। सिंपल सा है कि जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम अगर आप इस पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं तो वो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। और जो पैरामीटर्स फंक्शन कॉल में लिखे जाते हैं, यानी जैसे यहां पर अगर मैं मानता कि यहां पर अगर मैं a और b को नहीं लिखता इसके अंतर्गत, ठीक है ना, मान के चलिए कि अगर मैं यहां पर इसको यहां पर नहीं लिखता, ये जो है यहां पर मैं अगर इसको नहीं लिखता, ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा था उस टाइम अगर मैं इसको नहीं लिखता यहां पर, तो ये किसका उदाहरण होता है, यहां पर ये एक्चुअल पैरामीटर का होता, क्योंकि यहां पर मैंने जो है इसको कॉल ही नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि यहाँ पर जो इसके अंदर हमने मान अगर मैं नहीं देता और इसको कॉल करते टाइम void swap कॉल करके उसके बाद अगर मैं इसको दे देता, तो वहां पर वो जो है आपके होता है एक्चुअल पैरामीटर। देखिए मैं अभी यहाँ पर इसको भी समझा देता हूँ आपको। ये तो एक सिंपल सा इसका एग्जांपल था। यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर देखिए यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर void swap लिया, इसके अंदर इंटीजर x और y लिया है, और जब मैं इसके अंदर देखो मैं कॉल कर रहा हूं फंक्शन को, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूं स्वैप फंक्शन को, तो उस समय मैं a और b को इसके अंदर पास कर रहा हूं, तो ये होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है ना, ये एक्चुअल पैरामीटर्स के उदाहरण है। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन के कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं वो होते हैं एक्चुअल, और फंक्शन को डेफिनेशन के टाइम जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ये होते हैं पैरामीटर्स का एक सिंपल सा टॉपिक, ठीक है। अब देखिए फंक्शन कॉलिंग के बारे में देखते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के दो प्रकार होते हैं, एक तो कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। इससे पहले हमने फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में देख लिया है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं। कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल के वैल्यू को पैरामीटर के रूप में फंक्शन को पास किया जाता है, ठीक है ना। जो
वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम पैरामीटर के रूप में पास करते हैं। अभी इसको एग्जांपल के अंदर देखेंगे हम। और कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर पर कॉपी की जाती है। यहां पर प्रोग्राम में वेरिएबल ए और बी फंक्शन ऐड को पास किए जाते हैं। ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई वेरिएबल पर कॉपी की जाती है। भाई ऊपर आपने एक्स और वाई बनाए मान लो, और नीचे आप उसको जो है ए और बी के रूप में पास करें, तो ए की वैल्यू वाई एक्स में चली जाएगी और बी की वैल्यू वाई में चली जाएगी। तो इसको कॉपी करना कह रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है इसको कॉपी कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर एक सिंपल से एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर, वहां पर इस प्रोग्राम को मैं टाइप कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने जो है मैं टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन को लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पर पहले इस प्रोग्राम को समझा देता हूँ मैं आपको। मेरे पास दो हेडर फाइल है, iostream.h और con.io.h हेडर फाइल को दो लिया है मैंने। यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया void swap नाम से, जिसके अंदर मैंने इंटीजर x और y को पास किया इसके अंदर का, ठीक है ना। फिर मेन फंक्शन के अंदर मैंने CLR SCR लिया। यहाँ पर देखो इंटीजर a का मान लिया मैंने 2 और b का मान लिया मैंने 10। a का मान 2, b का मान 10, ठीक है। मतलब मैं स्वैप करने का प्रोग्राम बता रहा हूँ सिंपल से, जिससे आपको समझ में आ जाए ये सारा। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया है कि सी आउट किया है मैंने पहले बिफोर स्वैपिंग, यानी एक मैसेज को प्रिंट करेगा जिसके अंदर पहले दिखाएगा बिफोर स्वैपिंग ए का मान कितना है 2, ए बराबर 2 छप जाएगा। फिर बी बराबर यहाँ पर कितना है 10, तो बी बराबर 10 छप जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैप के अंदर ए और बी को पास कर रहा हूँ। ये जो स्वैप फंक्शन है इसके अंदर ए और बी को पास कर रहा हूँ। स्वैप फंक्शन यहाँ पर था तो ए का मान चला जाएगा एक्स के अंदर, बी का मान चला जाएगा आपके वाई के अंदर, तो एक्स और वाई का मान जो है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मैं void swap फंक्शन के अंदर जाके मैं यहाँ पर इंटीजर एक्स और वाई को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं नया क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर जो void swap यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया void swap, इसके अंदर मैं इंटीजर x और y को ले रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर मैं एक टेम्प नाम का एक और नया वेरिएबल बना रहा हूँ, इंटीजर टाइप का टेम्प नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं कि इंटीजर के यहाँ पर टेम्प के अंदर देखिए, यहाँ पर टेम्प के अंदर मैं x का मान स्टोर कर रहा हूँ। x का मान क्या है यहाँ पर, जो a का मान है, a का मान क्या है 2, तो टेम्प के अंदर चला गया 2, ठीक है। यहाँ पर टेम्प के अंदर चला गया 2। फिर मैं x के अंदर कॉपी कर रहा हूँ y का मान, तो y का मान है b का मान है 10, तो y का मान हो गया, x का मान हो गया यहाँ पर 10 और टेम्प का मान हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 पहले आ गया, ठीक है, और फिर a का मान जो था 2 वो चला गया आपके x के अंदर। अब जब मैं इसको अंदर y के अंदर जो है मैं यहाँ पर टेम्प को कर रहा हूँ, और जब मैं प्रिंट करूंगा आफ्टर स्वैपिंग तो a का मान कर दूंगा x, तो x के अंदर मैंने y की वैल्यू डाली है, याद रखिएगा x के अंदर मैंने y की वैल्यू डाली है, तो y का मान है यहाँ पर b का मान है 10, तो यहाँ पर a बराबर छप जाएगा 10। फिर b बराबर y, तो y के अंदर किसका मान है टेम्प का, टेम्प के अंदर मैंने किसका डाला था x के अंदर किसका है a, तो a का मान कितना है 2, तो वो चला जाएगा आपके y के अंदर, तो y का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे स्वैप। देखिए इसको प्रोग्राम के अंतर्गत ये देखिए यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग a का मान था 2 और b का मान हो गया 10, लेकिन मैं आफ्टर स्वैपिंग के अंदर यहाँ पर x के अंदर x का a के अंदर x का मान छाप रहा हूँ। x के अंदर मैंने किसका मान डाल दिया था, वहां पर आपको पता हो तो y का मान डाल दिया था, और b के अंदर मैंने जो है x का मान डाल दिया था, तो यहाँ पर ये दोनों जो है स्वैप हो चुके हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था भाई, जिससे आप समझ सको कि इसके अंदर किस प्रकार से आप जो है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर को जो है इंडिकेशन दे सकते हो, किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसके अंदर पास भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने इंटीजर x और y को पास किया है, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर देखो कि तो मैंने x और y, यहाँ पर देखो स्वैप के अंदर मैंने a और b को पास किया है। अब a की जो वैल्यू होगी वो a की जो वैल्यू होगी वो x के ऊपर कॉपी हो जाएगी, और b की जो वैल्यू होगी वो y के ऊपर कॉपी हो जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट वैसे मैंने सी प्रोग्रामिंग के अंदर समझे थे, अगर आपने मेरी सी प्रोग्रामिंग की सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर की हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर पीडीएफ के अंदर देखिए, यहाँ पर ये सारा टॉपिक जो अभी हमने देखा था वो सारा का सारा प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने कॉल बाय वैल्यू के बारे में देख लिया है, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर आपको ये आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा है सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। रेफरेंस वाला जो टॉपिक है मैं आपको उसका वीडियो का जो लिंक है टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप उस रेफरेंस के टॉपिक को समझ सकते हैं। अगर आपको स्पेशली अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप चैनल को सपोर्ट करते रहे, चैनल के ऊपर 8K फैमिली हो चुकी है, और आप ही के सपोर्ट की बदौलत ही हो पाया सारा कुछ काम, ठीक है। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।